आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलें जी, जितना हमारा सेल टैक्स हो गया था आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं आगे क्या है क्या नहीं। अब हमारी सारी कहानी जो है वो अब चलेगी इनपुट टैक्स के बारे में। इनपुट टैक्स जो है वो हमने क्लेम करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे, उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर सीखेंगे। हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमने क्या देखना है, हमने अपना आउटपुट टैक्स जो है उसको देखना है, हमने उसमें से अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्या करवाना है, हमने लेस करवाना है, और मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, जो सेल्स टैक्स पेएबल है वो आ जाएगा। अब हम सारी कहानी जो है वो किसकी डिस्कस करेंगे, इस इनपुट टैक्स की जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये इनपुट टैक्स किस तरह से चलेगा, कैसे क्लेम होगा, क्या इसके बारे में रूल्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो अब हमने यहाँ पर देखना है। पूरी कहानी हम किसकी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इनपुट टैक्स के मुतालिक जो है हम कर रहे होंगे। बात करते हैं इनपुट टैक्स की कि कौन बंदा इनपुट टैक्स जो है क्लेम कर सकता है। रिमेंबर, जब हम बंदे की बात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, जो कौन है, जो सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन है, वही क्या कर सकता है, इनपुट टैक्स जो है क्लेम कर सकता है। उसके अलावा कोई बंदा भी जो है वो हमारा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। कौन करेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा कोई बंदा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। अब जब हम इनपुट टैक्स क्लेम करने की बात करेंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब हमने इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम करना होता है। नंबर वन, अगर हम लोकल परचेजेस की बात करें, अगर हम बात करें लोकल परचेजेस की, तो लोकल परचेजेस के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक इनवॉइस होनी चाहिए। उस इनवॉइस के ऊपर आपका नाम, आपका एनटीएन नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ये इनवॉइस होनी चाहिए। इस इनवॉइस के ऊपर इनवॉइस वाले का नाम जो है वो लिखा होना चाहिए, जिसकी इनवॉइस है उस बंदे का एनटीएन नंबर जो है वो लिखा होना चाहिए। फिर आपके पास इनवॉइस होगी, आप तभी क्या कर पाएंगे, आप उस इनवॉइस को क्लेम कर सकेंगे। क्या करेंगे, आप तभी क्लेम जो है वो कर सकेंगे। अगर आपके पास इनवॉइस है और इनवॉइस के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, आप कभी भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। तो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, इनवॉइस के ऊपर आपका नाम जो है और आपका NTN नेशनल टैक्स नंबर जो है वो लिखा होना चाहिए, फिर ही आप क्या कर पाएंगे, आप क्लेम कर पाएंगे। नंबर टू, अगर आपने गुड्स जो है वो इंपोर्ट की हैं, इंपोर्ट्स के केस में आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपका गुड्स डिक्लेरेशन है, जो आपका गुड्स डिक्लेरेशन है, आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम वगैरह लिखा होना चाहिए। और नंबर थ्री, अगर आपने गुड्स ऑक्शन में ख़रीदी हैं, आपने गुड किस में बाय की हैं, ऑक्शन में ख़रीदी हैं, तो उसके लिए आपके पास चालान होना चाहिए और उस चालान के ऊपर आपका एनटीएन नंबर जो है मेंशन होना चाहिए। अगर ये सब कुछ होगा तो आप क्या कर सकेंगे, आप इनपुट टैक्स जो है क्लेम कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो जो हमारे पास जो हमारे पास इनपुट टैक्स होगा, इनपुट टैक्स जो हमने पे किया होगा, इनपुट टैक्स पे करने के लिए
जो हमने क्लेम करना है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। लोकल परचेजेज के केस में इनवॉइस होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम, आपका NTN नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। इंपोर्ट्स के केस में आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन होनी चाहिए, और ऑक्शन के केस में आपके पास चालान होना चाहिए, उसके ऊपर आपका NTN नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर फुलफ़िल होती हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इवन जब आप बिजली का बिल पे करते हैं, बिजली का बिल पे करके आएंगे तो बिजली के बिल के ऊपर भी आपने टैक्स पे किया होगा। जो बिजली के बिल के ऊपर आपने टैक्स पे किया होगा, आप उसे भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए भी लाजमी है कि बिजली के बिल के ऊपर भी आपका जो कंज्यूमर नंबर है, रेफरेंस नंबर है, उसके साथ आपका नाम और आपका NTN नंबर जो है वो लिखा होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 5 पेपर में एक दफ़ा सवाल आया है 5 नंबर का, कि बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए जब आप क्लेम करना चाहेंगे इनपुट टैक्स। इज़ दैट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे और हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि इनपुट टैक्स क्लेम होता कैसे है। तो इनपुट टैक्स जो हम क्लेम करते हैं बेसिकली वो हमारा किसकी बेसिस के ऊपर होता है, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। इनपुट टैक्स किस बेसिस के ऊपर क्लेम होगा, हमारा एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम क्लेम कर रहे होते हैं। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं एक्रूवल बेसिस को, किस तरह से एक्रूवल बेसिस हमारी काम कर रही होती है। नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्रूवल बेसिस, अगर हम बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फरवरी के मंथ में परचेजेस की, 1,00,000 रुपए की। तो आप जब फेब के महीने में परचेजेस करके बैठे होंगे, आप फेब के महीने में जिससे रिलेट कर रही हैं उसके महीने में क्या करेंगे, अपना इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। अब बेशक आपने उधार के ऊपर सामान लिया हो, बेशक आपने ऑन क्रेडिट सामान लिया हो, स्टिल आप क्या करेंगे, उसी महीने में क्लेम कर सकते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फरवरी के महीने में गए, आपने 10 फरवरी 2025 को आपने 1,00,000 रुपए की गुड्स जो हैं वो ख़रीदी। सेलर ने कहा पैसे, आपने कहा यार उधार के ऊपर सेल कर दे, मैं अभी तुम्हें पेमेंट नहीं करूँगा, मैं बाद में पेमेंट कर दूँगा। उसने कहा ठीक है, बिज़नेस रिलेशन है, उसने आपको उधार के ऊपर सेल कर दी। जैसे ही वो आपको उधार पे सेल करेगा, लेकिन आप ख़रीद के लेके आएंगे, आपको रसीद तो मिल जाएगी, आपको जो भी रसीद है, जो भी इनवॉइस है वो मिल जाएगी। ख़रीदा आपने उधार पे है, अभी तक आपने कोई किसी किस्म की पेमेंट जो है वो नहीं की, सामान ख़रीद के आ गए, रसीद आपके हाथ में है। अब हम क्या करेंगे, जब जो बंदा सामान लेके आया है, जो सामान ख़रीद के लेके आया है, जब वो फरवरी के मंथ की रिटर्न सबमिट करवाने जाएगा, जब वो फरवरी के मंथ की रिटर्न सबमिट करवाने जाएगा, तो उस रिटर्न में लिखेगा कि जी ये 1,00,000 रुपए का मैंने सामान ख़रीदा है,
इसके ऊपर 18% का टैक्स है, वो बनता है 18,000 रुपया। वो क्या कर लेगा, वो उसको क्लेम कर लेगा, वो क्या कर लेगा, उसको क्लेम कर देगा। और डिपार्टमेंट भी क्या करने देगा, क्लेम करने देगा। ऑल दो पेमेंट नहीं हुई, ऑल दो कोई किसी किस्म की रकम जो है वो रिसीव पे नहीं की गई, डिपार्टमेंट का ठीक है यार, तुमने ख़रीदा है, तुम अभी इनपुट टैक्स इस महीने क्लेम कर लो, तुम बाद में पेमेंट कर देना, हमें कोई मसला नहीं है। अब आपने फरवरी के महीने में परचेज़ की, पेमेंट नहीं की थी, लेकिन फरवरी के महीने में जब रिटर्न जमा करवा रहे थे, उसी महीने में आपने क्या कर दिया, अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर दिया। अब उधार पे आगे एफबीआर ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, अब तुमने पेमेंट करनी है ना, पेमेंट करनी है तो याद रखिएगा, वो कहता है पेमेंट आपने विद इन 180 डेज़ ऑफ इनवाइस करनी है। जब आपने ख़रीदा था, जो आपकी रसीद थी, आपने उस रसीद के बाद 180 दिन के अंदर अंदर क्या करनी है, अमाउंट जो है वो पे कर देनी है। अब आप ख़रीद के लेके आए, इनपुट टैक्स जो है वो आपने क्लेम कर लिया। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 180 दिन, पहले हम आ जाएंगे फरवरी के। फरवरी के आ जाएगा जी, हमारे पास शुरू हुआ था 10 फरवरी से, तो 19 दिन आ जाएंगे हमारे पास फरवरी के। मार्च के आ जाएंगे मेरे पास 31 दिन, अप्रैल के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, मई के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, जून के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, जुलाई के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन। तो कितने बनते हैं ये अभी तक टोटल? और अगस्त में अगर हम आए, 18 अगस्त 2025, दिस इज़ द ड्यू डेट, जहाँ पे हमारे 18 अगस्त नहीं, 8 अगस्त जो है, 8 अगस्त 2025 ये हमारे वो है जिस पे हमारे डेज पूरे हो जाएंगे। अब आपने सामान उधार पे लिया था फरवरी के महीने में, एक्रूवल बेस कहती है कि जिस महीने में लिया था उसी महीने इनपुट क्लेम कर लो। हमने क्लेम कर लिया, हमने क्लेम कर लिया। अब उन्होंने हमें टाइम दिया 180 दिन का, पेमेंट कर दो। अगर मैंने पेमेंट मई के महीने में कर दी, कोई मसला नहीं है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर मैंने पेमेंट जुलाई में कर दी, कोई मसला नहीं है, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर मैंने पेमेंट 7 अगस्त को भी कर दी, कोई मसला नहीं है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 8 अगस्त आई और ये स्टिल लाख रुपए की अगर मैंने पेमेंट नहीं की, तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, कह देगा तुम्हें याद है ये फरवरी के महीने में तुमने 18,000 लेस करवाया था। हम कहेंगे जी हमने लेस करवाया था, पेमेंट की है जी, पेमेंट नहीं की। तो जैसे ही ये रूल आपने फॉलो नहीं किया, अब वो क्या कर देगा, आपको डिस अलाउ कर देगा। वो जो फरवरी के महीने में आपने लेस करवाया था, अब वो अगस्त के महीने में क्या करवा देगा, आपका ऐड बैक करवा देगा। वो क्या कर देगा, ऐड बैक कर देगा। तो ये है रूल एक्रूवल का, कि जिस महीने का इनपुट टैक्स है उसी महीने में क्लेम कर लो, और 180 दिन में पेमेंट करनी है। अगर 180 डेज़ में पेमेंट हो गई तो ठीक है, अगर 180 डेज़ लैप्स हो गई तो जो प्रीवियस आपने पेमेंट की हुई है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस अलाउ हो जाएगी, वो आपको क्या कर दी जाएगी, ऐड बैक कर दी जाएगी। तो दिस इज़ द रूल अबाउट पेमेंट्स। और पेमेंट का रूल क्या है, पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज। असूल क्या है, पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज, ये असूल है आपका। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मल्टीपल जगहों पे एक महीने में मल्टीपल परचेजेस की थी, आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम करना याद नहीं रहा। मतलब एक इनवाइस थी, वो मार्च के महीने में थी, आप मार्च के महीने में आपको याद ही नहीं रहा क्लेम करना, भूल गए। अब आपके पास टाइम है नेक्स्ट
6 टैक्स पीरियड्स का आप उसे क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कि वो जो इनवॉइस मार्च में क्लेम नहीं की थी, भूल गए थे, अगले 6 महीनों में कभी भी आपको याद आ जाए, आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ये दो रूल्स हैं। एक, अगर इनवॉइस भूल जाए तो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम हो सकती है। और दूसरा, अगर उधार पे लोगे तो पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज। अगर 180 डेज पूरे हो गए और पेमेंट आपने नहीं की तो फिर आपने जो इनपुट टैक्स लेस करवाया होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट के दो मोड हैं। एक है कैश मोड और दूसरा है बैंक। वो कहता है कि जब भी आपने पेमेंट करनी है, वो कहता है जब भी आपने पेमेंट करनी है किसी भी चीज़ की, पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। और बैंकिंग चैनल का मतलब है डैट इज़ थ्रू बिजनेस बैंक अकाउंट। किससे पेमेंट करनी है आपने? बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है। अगर आपने बैंक के ज़रिए पेमेंट ना की या बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट ना की, तब भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू बिजनेस बैंक अकाउंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने अगर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सवाल ये है कि कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। वो कहता है जी कैश में पेमेंट भी हो सकती है। कौन कौन सी? अप टू 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये तक की पेमेंट जो है आप इसमें किस में कर सकते हैं, जिससे सामान ख़रीदा है कैश में कर सकते हैं। या जितने भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जितने भी सरकारी बिल हैं, बिजली का, गैस का, पानी का, ये जितना मर्ज़ी हो कैश में कर सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ड्यूज़ होते हैं ये भी आप किस में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। फिर ये जो आपके पोस्टेज वगैरह के खर्चे होते हैं, इसके पोस्टेज वगैरह के, टीसीएस करवा रहे हो, पाकिस्तान पोस्ट से भेजो, ये कभी भी ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो रिसीव नहीं करते। किसी किस्म की ऑनलाइन पेमेंट्स इनको नहीं मिल रही होती, तो ये कैश में लेते हैं। तो कहता है ये वाली पेमेंट, मतलब कोई आप सामान ख़रीद के लेके आए हैं तो 50,000 रुपये तक की पेमेंट कैश में कर दो, हमें कोई मसला नहीं है। बिजली का बिल, गैस का बिल, फ़ोन का बिल, इसको भी कैश में पे कर दो, हमें कोई मसला नहीं है। फिर ये टीसीएस के चार्जेस, लेपर्ड के, करियर के, ये भी आप कैश में पे कर सकते हो, हमें कोई मसला नहीं है। इनके अलावा कोई भी पेमेंट करनी है दैट मस्ट बी मेड थ्रू बिजनेस बैंक अकाउंट, आपने उसको बिजनेस बैंक अकाउंट से ही करना है। अगर आप बिजनेस बैंक अकाउंट के अलावा करोगे, आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाओगे। तो पेमेंट के लिए ये लाजमी असूल है, पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से ना की, आप अगर इनपुट टैक्स क्लेम करने जाएंगे, वो कहेंगे सर सॉरी, इनपुट टैक्स जो है हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते।
अब इस रूल की हम एक पढ़ेंगे एक एक्सेप्शन। इस रूल की नहीं, अभी हमने रूल पढ़ा था कि आपने इनवॉइस क्लेम करनी है। इनवॉइस के ऊपर आपका नेम और आपका एनटीएन नंबर लिखा होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि इनवॉइस जो आपने क्लेम करनी है वो आप एक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम करेंगे। जिस मंथ से रिलेट कर रही है आप उसी मंथ में क्या करेंगे, उसको क्लेम कर रहे होंगे। अब इस रूल की एक एक्सेप्शन है। क्या है? इस रूल की एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? बिजली का बिल। समटाइम्स होता है कि आप रेंटल प्रेमिसेस पे काम कर रहे होते हैं, आपने किराए की बिल्डिंग ली हुई है, किराए की फैक्ट्री ली हुई है, आप उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने किराए पे फैक्ट्री ली है, किराए पे बिल्डिंग ली है, अगर आप उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो उसका बिजली का बिल तो आपके सामने नाम ही नहीं होगा। उसका बिजली का बिल तो आपके नाम होगा ही नहीं, वो तो मालिक के नाम भी होगा। वो कहता है कि अगर आप रेंटल प्रेमिसेस पे हैं, किराए पे काम कर रहे हैं, तो अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में हमें डिक्लेयर कर दो। इसमें जो आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डिक्लेयर कर दो कि दिस इज़ द मीटर, ये मीटर का नंबर है, इस बंदे का नाम इस्तेमाल मैं करूँ। अगर आप हमें बता दोगे तो बेशक बिल के ऊपर आपका नाम नहीं होगा, आप स्टिल क्या कर सकते हो, इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा बिजली का बिल जो है वो हमेशा पेमेंट बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर क्या होता है, क्लेम होता है। किसके ऊपर? पेमेंट बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। मतलब ऐसे ही होता है, आपने अगस्त का बिल जो था वो कब पे किया होगा? सितंबर में। तो जिस महीने बिल पे किया है उसी महीने में क्लेम कर लो। इस रूल की ये नफ़ी है। यहाँ पे था कि जिस महीने में ख़रीद रहे उसी माह क्लेम करो, पेमेंट इररेलेवेंट थी। बट यहाँ पे जिस महीने में आप खरीद पे करोगे उसी महीने में क्या करना पड़ेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा। सो डैट वाज ऑल अबाउट जो हम यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखें, ये ऑटम 20 का सवाल है। सन एसोसिएट हैज़ बीन रिसेंटली रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। Under the Sales Tax Act 1919 rules made thereunder, identify the documents which SA may require for claiming adjusting the input tax relating to the following activities. Supply of taxable goods. अभी हमने पढ़ा है कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उस पर आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम, आपका एनटीएन नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। इंपोर्ट्स ऑफ गुड इनटू पाकिस्तान, तो आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए। गुड्स परचेज इन ऑक्शन, आपके पास ट्रेजरी चलान होना चाहिए, हैविंग योर नेम एंड एनटीएन नंबर। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, जितना आपने टैक्स पे किया होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये हमने ज़रा इसको डिस्कस आउट कर लिया है। आप काइंडली इसको दफ़ा रीड कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ।
तो ये भी हमने डिस्कस आउट कर लिया ये भी हमने डिस्कस आउट कर लिया कि अगर आप किसी महीने में इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाते तो आप उसको नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड तक क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप रिफ़ंड लेना भूल गए हैं तो रिफ़ंड को भी क्या कर सकते हैं, आप अगले 1 साल तक क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल वाला जो है ये भी हमने डिस्कस आउट जो है वो क्या कर लिए कि पेमेंट 50,000 रुपये तक की आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से अलावा जितनी भी पेमेंट है डैट मस्ट बी मेड थ्रू अ बैंकिंग चैनल। और बैंकिंग चैनल का मतलब है थ्रू क्रॉस चेक वगैरह आपने पेमेंट जो है वो सारी करनी है। और पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज 180 दिन में आपने पेमेंट करनी है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं करते, आप 180 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारा क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। और क्या होगा, आप एक इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, दूसरा अगर आपने कोई रिफ़ंड लेना है रिफ़ंड भी नहीं लिया जाएगा, बिकॉज इनपुट टैक्स तो एक्रूवल बेसिस पे हो गया। अब जब पेमेंट की खिलाफ वर्जी की तो अब आपका इनपुट टैक्स जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी आपकी नहीं होगा। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट इनपुट टैक्स कि इनपुट टैक्स हम किन में क्लेम नहीं कर सकते। मैं इसको इधर ही वाइंड अप करूँगा बिकॉज एज ऑफ नाउ इंटरनेट इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग और मुझे बाकी बच्चों को भी साथ लेके चलना है। कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे कल हम फर्दर सिनेरियोज़ जो हैं वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। कल हम इस देखेंगे सिनेरियोज़ क्या हैं और रिटेल आइटम्स जो हैं उसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज़ डैट कि बुक इज़ अवेलेबल राइट नाउ। बुक्स आई हैं, बुक्स चली भी गई हैं। अगर किसी को बुक ना मिली मुझे बाद में ना कि स्टॉक आउट हो गई हैं, ये ऐसे है वैसे है। 700 किताबें थी, 350 तो कल ही चली गई थी और बाकी तकरीबन 350, 320, 330 के करीब किताबें जो हैं वो रह गई थी। ठीक है, तो भाई लेनी है ले लेना, ना मिली मुझे ना कहना। एंड फर्स्ट एंड लास्ट टाइम PDF शेयर नहीं करूँगा मैं, बिकॉज PDF ये पॉसिबल नहीं है शेयर करना। तो कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे, यहाँ से आगे डिस्कस चीज़ों को कर रहे होंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।